अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के उर्दू मीडियम की वीडियो है। आज हम साइंस 1 का पहला सबक सुखली कशिश, इस सबक के मशक़ी सवाल जवाब सॉल्व करेंगे। इस सबक को वीडियो नंबर 101 से लेकर वीडियो नंबर 111 में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। साइंस 1 की जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, उसकी वीडियो नंबर 101 से लेकर 111 में सबक नंबर 1 सुखली कशिश के हर पॉइंट को डीप में और डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो इस वीडियो में हम मशक़ के सवाल जवाब कर रहे हैं। थ्योरी क्वेश्चन जितने भी होंगे सिर्फ उनके जवाबात देखेंगे हम कि क्या है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, दर्जे झैल जदवल के 3 सुतूनों में ताल्लुक को जहन में रखकर इसके मुताबिक दोबारा जदवल बनाकर लिखिए। पहले कॉलम में सुखली कशिश से मुताल्लिक तबई मिक़दारें दी गई है, दूसरे कॉलम में एसआई निज़ाम में इकाइयाँ दी गई है और तीसरे कॉलम में इन तबई मिक़दारों की खासियतें दी गई है। तो इनको मैच करना है हमें। सबसे पहला है कमियत। एसआई निज़ाम में कमियत की इकाई होती है किलोग्राम, तो यहाँ पर आएगा किलोग्राम। और कमियत किसी भी जिस्म में जमूद की पैमाइश होती है, मतलब कमियत के ज़रिए देखा जाता है कि उस जिस्म में जमूद कितना है। ज़्यादा कमियत होगी तो जमूद ज़्यादा होगा, कमियत कम होगी तो जमूद कम होगा। तो पहला वाला जो आंसर रहेगा वो कमियत, केजी, जमूद की पैमाइश। वज़न एक क़ुव्वत है, इसलिए एसआई निज़ाम में इसकी इकाई कैपिटल N है और वज़न बुलंदी पर मुनहसिर होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं सतह ज़मीन से, वज़न कम होता जाता है। तीसरी तबई मिक़दार है सुखली इसरा। एसआई निज़ाम में सुखली इसरा की जो इकाई है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ज़मीन के मरकज़ के करीब सुखली इसरा की कीमत 0 होती है, इसलिए इसका राइट खासियत मरकज़ के करीब 0 है। इसके बाद है सुखली मुस्तकिल। एसआई निज़ाम में सुखली मुस्तकिल की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। ये जो वैल्यू है, ये जो तबई मिक़दार है, ये एक कांस्टेंट है, यानी कि मुस्तकिल है, इसलिए सारी कायनात में ये मुस्तकिल ही होता है। ये था हमारा सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 2, झैल के सवालों के जवाब लिखिए। उसका पहला, वज़न और कमियत के दरमियान क्या फ़र्क है? क्या किसी शय की कमियत और वज़न ज़मीन और मरीख़ पर यकसा होंगे? क्यों? पहले हम वज़न और कमियत के दरमियान का फ़र्क लिख लेंगे। फ़र्क के अंदर पहले पॉइंट में दोनों की तारीफ़ें आ जाएगी। किसी शय को ज़मीन जिस क़ुव्वत से अमल करती है उस क़ुव्वत को शय का वज़न कहते हैं। वज़न की तारीफ़, किसी भी शय में मौजूद मादे की मिक़दार को उस शय की कमियत कहते हैं, ये कमियत की तारीफ़। वज़न एक सिमती मिक़दार है, इसके बरक्स कमियत एक गैर सिमती मिक़दार है। एसआई निज़ाम में वज़न की इकाई न्यूटन है क्योंकि ये एक क़ुव्वत है। एसआई निज़ाम में कमियत की इकाई किलोग्राम है। शय का वज़न मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ होता है। जैसे जैसे हाइट के ऊपर जाएंगे हम, वैसे वैसे शय का वज़न कम होता जाता है, लेकिन शय की कमियत हर जगह मुस्तकिल रहती है। कोई भी शय कायनात में कहीं पर भी हो, चांद पर हो, ज़मीन पर हो या फिर खला में हो, तो उसकी कमियत की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो मुस्तकिल रहती है। ये था सवाल नंबर 2 के अलीफ का पहला पार्ट, जिसमें वज़न और कमियत का फ़र्क लिखना था हमें। आगे क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि क्या किसी शय की कमियत और वज़न ज़मीन और मरीख़ पर यकसा होंगे? क्यों? कमियत हर मुकाम पर यकसा रहती है, तो एक शय की कमियत ज़मीन और मरीख़ दोनों पर यकसा ही होंगे। किसी शय का वज़न उसकी कमियत और सुखली इसरा का हासिल ज़रब होता है। ज़मीन की सुखली इसरा की कीमत और मरीख़ की सुखली इसरा की कीमत दोनों ऑब्वियसली मुख्तलिफ होंगी,
मुख्तलिफ होने के सबब किसी शय का वजन मरीख पर और ज़मीन पर यकसा नहीं होगा, अलबत्ता उसकी कमियत दोनों जगह यकसा ही होगी। सिंपल सा आंसर है ये। सवाल नंबर 2 के बे की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें हमें तारीफें लिखना है। आज़ादाना हरकत, सुखली इसरा, आज़ाद रफ्तार और मरकज़ गुरेज कुव्वत की तारीफ लिखिए। यहाँ पर आज़ादाना हरकत, सुखली इसरा, आज़ाद रफ्तार नहीं है, ये प्रिंट मिस्टेक है, इसकी जगह पर गुरेज सुखली रफ्तार होगा। और मरकज़ गुरेज कुव्वत ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में मरकज़ जो कुव्वत है, तो ये मरकज़ जो कुव्वत होगा। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है एक्चुअली। आज़ाद हरकत की बजाय आज़ादाना हरकत, सुखली इसरा, आज़ाद रफ्तार की बजाय गुरेज सुखली रफ्तार और मरकज़ गुरेज कुव्वत की बजाय मरकज़ जो कुव्वत। सबसे पहली तारीफ आज़ादाना हरकत, अगर कोई जिस्म सिर्फ ज़मीन की सुखली कुव्वत के ज़ेरे असर हरकत कर रहा हो तो जिस्म की इस हरकत को आज़ादाना हरकत कहते हैं। सुखली इसरा, ज़मीन की सुखली कुव्वत की वजह से इसके करीब की तमाम अशिया में जो इसरा पैदा होता है उसे ज़मीन का सुखली इसरा कहते हैं। गुरेज सुखली रफ्तार, इब्तिदाई रफ्तार की वो मखसूस कीमत जिसके साथ फेंकी हुई शय ज़मीन की सुखली कशिश से आज़ाद हो जाती है, गुरेज सुखली रफ्तार कहलाती है। फिर मरकज़ जो कुव्वत की तारीफ, दायरवी हरकत करने वाले जिस्म पर असर अंदाज कुव्वत जो जिस्म की दायरवी हरकत के लिए ज़रूरी होती है और जिसकी सिमत दायरे के निस्फ उतर पर मरकज़ की जानिब होती है, मरकज़ जो कुव्वत कहलाती है। ये था सवाल नंबर बे 2 का। अगले सवाल की जानिब बढ़ेंगे आप। सवाल नंबर 2 का जीम, केपलर के 3 कवानीन लिखिए। इसकी वजह से न्यूटन को अपने सुखली कवानीन बयान करने में किस तरह मदद मिली। यहाँ पर सुखली कवानीन की बजाय माकूस कानून, फासले का माकूस कानून इस तरह होना चाहिए। दोनों कवानीन के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जो फासले का माकूस कानून है, एफ माकूस तनासुब में है फासले के मुरब्बे के, उस कानून के बारे में बात हो रही है। तो उस कानून को साबित करने में न्यूटन को किस तरह मदद मिली, ये हमें बताना है। पहले हम केपलर के कवानीन लिख लेंगे, टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, तो टेक्स्ट बुक में जैसे दिए गए हैं एज इट इज़ वैसे ही हमें लिखना है। केपलर के कवानीन, केपलर का पहला कानून, सैयारे का मदार बैज़वी होता है, सूरज इस मदार का नुक्ते मासिका होता है। केपलर का दूसरा कानून, सैयारे को सूरज के से जोड़ने वाला खत मुस्तकीम यकसा वक्फे वक्त में यकसा इलाका यानी कि रकबा तय करता है। केपलर का तीसरा कानून, सूरज के एतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा इस सैयारे का सूरज से औसत फासले के मुकब के रास तनासुब में होता है। यानी कि अगर गर्दिश के लिए दरकार वक्त टी है और सैयारे का सूरज से औसत फासला स्मॉल आर है, तो टी का मुरब्बा रास तनासुब में होगा आर के मुकब के। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब। आर क्यूब को यहां पर लेके आएंगे, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू के। तो यह है थर्ड लॉ ऑफ केपलर, केपलर का तीसरा कानून। नाउ न्यूटन ने अब अपने फासले के माकूस कानून को साबित करने के लिए इसी लॉ का, इसी कानून का यानी कि केपलर के तीसरे कानून का सहारा लिया, तीसरे कानून की मदद की। सुखली कवानीन को बयान करने के लिए न्यूटन ने केपलर के तीसरे कानून की मदद ली और ज़ैल के मुताबिक अपने कानून को साबित किया। फर्ज करें स्मॉल एम कमियत का एक सैयारा सूरज के एतराफ दायरवी मदार में गर्दिश करता है। ये सूरज है और ये स्मॉल एम कमियत का सैयारा है जो कि सूरज के एतराफ दायरवी मदार में गर्दिश कर रहा है। सैयारे को सूरज के एतराफ एक चक्कर मुकम्मिल करने के लिए दरकार वक्त कैपिटल टी है। अगर सपोज यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है तो वापस यहां पर आने के लिए उसे जितना टाइम लग रहा है
यानी कि एक चक्कर, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लग रहा है उसे कैपिटल टी माना जा रहा है। इसे वक्ते दौरा कहते हैं। वक्ते दौरा यानी कि किसी भी शय को दायरवी मदार में एक चक्कर मुकम्मिल करने के लिए दरकार वक्त। यहां पर वक्ते दौरा कैपिटल टी है। अगर सैयारे की रफ्तार v और दायरे का निस्कुतर r हो तो, दायरे का निस्कुतर स्मॉल r हो तो सूरज के जरिए सैयारे पर असरअंदाज मरकज जो कुव्वत ज़ैल के मुताबिक होगी। अब यहां पर सैयारा दायरवी मदार में हरकत कर रहा है, दायरवी हरकत कर रहा है, दायरवी हरकत कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, एक कुव्वत अमल कर रही है जो कि सूरज के जरिए होगी। जैसे जमीन के अंदर उसकी सुखली कशिश होती है, वैसे ही सूरज के अंदर उसकी सुखली कशिश होती है। तो यही सुखली कशिश सैयारे को दायरवी हरकत करने के लिए मरकज जो कुव्वत फराहम करती है। तो ये जो मरकज जो कुव्वत है इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखना है हमें। इसका फार्मूला होता है F = mv²/r। अगर सैयारे की कमियत स्मॉल m, उसकी रफ्तार v और वो जो दायरे में हरकत कर रहा है उसका निस्बतर स्मॉल r हो तो मरकज जो कुव्वत की कीमत हो जाएगी F = mv²/r। इसे लिखकर हम नंबर 1 दे देंगे। अब दायरे का मुहित मसावी 2πr। दायरे का मुहित जो होता है, ज्योमेट्रिकल फार्मूला है ये, दायरे का मुहित यानी कि दायरे की ये जो लाइन होती है यहां से लेकर अगर कभी ये कर रहे हैं तो पूरी एक लाइन, दायरे की लाइन जो होती है इसे दायरे का मुहित कहते हैं। तो दायरे का मुहित मसावी होता है 2 ज़रब पाई ज़रब स्मॉल r यानी कि उसका निस्बतर। ये बेसिक फार्मूला है ज्योमेट्री का। नाउ दायरे का मुहित मतलब दायरे का मुहित ही क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एक चक्कर के अंदर इसका फासला कितना हो रहा है ये देख रहे हैं। अब हम एक चक्कर बोलेंगे तो ये दायरे की पूरी लाइन को एक बार कवर करेगा, इसलिए सैयारे का एक चक्कर में तय करदा फासला मसावी 2πr हो जाएगा। हमें पता है चाल मसावी फासला बटे वक्त। चाल यानी कि रफ्तार मसावी फासला बटे वक्त होता है, इसलिए सैयारे की एक चक्कर की हरकत के लिए उसकी चाल यानी कि रफ्तार v है, फासला एक चक्कर में 2πr का कवर कर रहा है और एक चक्कर मुकम्मिल करने के लिए उसे दरकार वक्त कैपिटल T लग रहा है। तो v मसावी हो जाएगा 2πr/T। इस मसावत को हम नंबर 2 दे देंगे। अब नंबर 2 में जो v की कीमत है उसे हम नंबर 1 के v में रख देंगे। तो f नंबर 1 का f m एज इट इज v की जगह पर हमें रखना है 2πr/T। तो v की जगह पर 2πr/T, v का स्क्वायर है यहां पर तो ये स्क्वायर का टर्म लेंगे। अपॉन में यहां पर r आ रहा है स्मॉल r, तो ये स्मॉल r अपॉन में। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। F = m, इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन लेना है तो 2 का स्क्वायर, इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर लेना है, मुरब्बा लेना है। 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर, अपॉन है तो अपॉन रहेगा और t का स्क्वायर t स्क्वायर। इसके नीचे स्मॉल r है। F = अब हम टर्म्स को थोड़ा सा सेपरेट कर लेंगे। m अलग से लिख दिया हमने, r नसब नुमा में है तो उसे अलग से ज़रब 1/r लिख देंगे। 4π स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, तो ये 4π स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। यहाँ पर r स्क्वायर है यानी कि r ज़रब r है और यहाँ पर स्मॉल r है, तो ये r और इसमें से एक r कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास एक सिंगल r और उसके अलावा 4 रहेगा, पाई स्क्वायर रहेगा, m रहेगा और t स्क्वायर रहेगा सिंगल r के अलावा। नाउ अब हमें केपलर का तीसरा कानून इस्तेमाल करना है, यानी कि टी स्क्वायर चाहिए हमें और r का क्यूब चाहिए। तो r का क्यूब चाहिए, यहाँ पर सिर्फ r है तो दो r से और ज़रब देना पड़ेगा इसे, मतलब r के मुरब्बे से ज़रब देना पड़ेगा।
अब हम मसावत को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, खाली आर स्क्वायर से ज़रब नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए हम इसे राइट साइड में आर स्क्वायर से ज़रब भी करेंगे और तकसीम भी करेंगे। इसलिए एफ मसावी 4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन टी स्क्वायर ज़रब आर की दूसरी बटे आर की दूसरी। अगर नसब नुमा में सेम टर्म से ज़रब किया जा रहा है और शुमार कुनिंदा में भी सेम टर्म से ज़रब किया जा रहा है तो फ्रैक्शन डिस्टर्ब नहीं होता है। तो इसलिए एफ मसावी हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम ज़रब ये आर की दूसरी ज़रब आर की तीसरी हो गया, नीचे बचा हुआ है टी की दूसरी ज़रब आर की दूसरी। नाउ अब एफ मसावी हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर स्मॉल एम आर की तीसरी और टी की दूसरी, ये टर्म हमें चाहिए, टी की दूसरी और आर की तीसरी चाहिए एक्चुअली। तो यहां पर आर की तीसरी ऊपर है, टी की दूसरी नीचे है, इसे अलग से सेपरेट कर लेंगे। इसके साथ में 1 बटे आर की दूसरी है तो उसे भी लिख लेंगे, ज़रब 1 बटे आर की दूसरी। ना केपलर के तीसरे कानून के मुताबिक टी की दूसरी बटे आर की तीसरी मसावी होता है के, यानी कि अगर इसको उल्टा कर देते हैं हम, आर की तीसरी बटे टी की दूसरी मसावी हो जाएगा 1 बटा के। तो एफ इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एम ज़रब आर की तीसरी बटे टी की दूसरी की जगह पर हम रख रहे हैं 1 बटा के, इसकी जगह पर इक्वेशन में 1 बटा के आएगा, 1 बटा के आ गया, आगे बचा 1 बटा आर की दूसरी। तो एफ की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर एम बटे के, ये वाला टर्म पूरा 1 से ज़रब हो जाएगा और उसके बटे में के आ जाएगा ज़रब 1 बटा आर की दूसरी। तो एफ मसावी हो जाएगा मुस्तकिल, ये जो पूरी वैल्यू है इसके अंदर 4 मुस्तकिल है, पाई मुस्तकिल है, स्मॉल एम जो कि सैयारे की कमियत है वो भी मुस्तकिल है, क्योंकि हर जिस्म की कमियत कायनात में हर जगह मुस्तकिल होती है, और के तो मुस्तकिल ही है। तो ये पूरा टर्म जो है वो मुस्तकिल हो जाएगा, यानी कि एफ मसावी हो जाएगा मुस्तकिल ज़रब 1 बटे आर की दूसरी। नाउ एफ मसावी के ज़रब 1 बटे आर की दूसरी, ये है हमारे पास। तो ये अलजबरी मसावात है, इसे हम तनासुब की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। तनासुब की शक्ल में कन्वर्ट करने के लिए मसावी को तनासुब यानी कि अल्फा के तौर पर लिखेंगे और के को कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 बटे आर की दूसरी। एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो है ये न्यूटन का फासले का माकूस कानून है। तो इस तरह से न्यूटन ने केपलर के तीसरे कानून की मदद लेकर अपने फासले के माकूस कानून को साबित किया। दोस्तों इस सवाल को इस चैप्टर की 6ठी वीडियो यानी कि इस प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 106 में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, यकसा दायरवी हरकत और मरकज़ो क़ुव्वत का असर इस टॉपिक के अंडर। तो अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। आइए अब अगले सवाल की जानिब बढ़ेंगे हम। ये सवाल था दूसरे का तीसरा सवाल यानी कि जीम सवाल। अब हम अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 का चौथा सवाल, दाल। एक पत्थर यू रफ्तार से फेंकने पर h बुलंदी तक पहुंचता है और बाद में नीचे आता है। साबित कीजिए कि ऊपर जाने के लिए इसे जितना वक्त दरकार होता है इतना ही नीचे आने के लिए दरकार होता है। एक पत्थर है जिसे ऊपर की सिमत फेंका जा रहा है, यानी कि जमीन के मरकज से मुखालिफ सिमत में फेंका जा रहा है, तो वो h बुलंदी तक पहुंचता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए रुकेगा और फिर वापस नीचे जमीन पर आ जाएगा। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लग रहा है और ऊपर से नीचे आने के लिए जितना टाइम लग रहा है वो इक्वल होगा, मसावी होगा, ये हमें साबित करना है। इस सवाल को हम न्यूटन की हरकती मसावातों के जरिए सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं किस तरह इसका जवाब लिखेंगे। सबसे पहले हम हल में न्यूटन की हरकती मसावातें लिख देंगे, जिसमें पहली मसावात है v मसावी u प्लस at। दूसरी मसावात है v की दूसरी मसावी u की दूसरी जमा 2as। ये दूसरी मसावात है, एक्चुअली यहां पर उसे
3 नंबर दिया गया है। और तीसरी मसावत है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम इसे दूसरा नंबर दिया गया है, मसावत नंबर 1, मसावत नंबर 2 और मसावत नंबर 3। पत्थर को जमीन से मुखालिफ सिमत में फेंका जा रहा है, तो हम फर्ज करेंगे कि पत्थर की इब्तिदाई रफ्तार u, आखिरी रफ्तार v और उसके जरिए तय किर्दा फासला h बुलंदी पर पहुंच रहा है, इसलिए h। इसी के साथ हम फर्ज कर रहे हैं पत्थर को ऊपर h बुलंदी पर जाने के लिए दरकार वक्त t1 और फिर h बुलंदी से सतह जमीन पर आने के लिए दरकार वक्त t2। नाउ 2 हरकतें होंगी यहां पर। जब पत्थर नीचे से ऊपर जाएगा, ये पहली हरकत, और दूसरी हरकत जब पत्थर ऊपर से नीचे आएगा। तो हम पहली हरकत को ले रहे हैं पहले। जब पत्थर नीचे से ऊपर जाता है तो उसकी आखिरी रफ्तार 0 होती है। हमने कहा कि h बुलंदी पर जाने के बाद वो कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए रुक जाएगा, मतलब फाइनल पॉइंट पर उसकी रफ्तार 0 है, यानी कि उसकी आखिरी रफ्तार 0 हो जाएगी। और जब इस तरह से हरकत कर रहा है वो, मतलब जमीन के मरकज के मुखालिफ सिमत में जा रहा है, तो उसके अंदर जो इसरा पैदा होगा वो जमीन का सुखली इसरा ही होगा, लेकिन मुखालिफ सिमत में होगा। जमीन के सुखली इसरा की सिमत जमीन के मरकज की जानिब होती है। पत्थर जमीन के मरकज से मुखालिफ सिमत में ट्रैवल कर रहा है, तो इसलिए उसके अंदर जो सुखली इसरा पैदा होगा उसे जमीन का सुखली इसरा यानी कि स्मॉल जी ही लेंगे, लेकिन नेगेटिव लेंगे, क्योंकि पत्थर की जो मोशन है वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है। अब न्यूटन की हरकती मसावत नंबर 1 में कीमतें रख देंगे हम। न्यूटन की हरकती मसावत नंबर 1 यहां पर है हमारे पास v मसावी u प्लस ए टी। v की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू -g है। t नीचे से ऊपर जाने के लिए टाइम है, जो कि हमने t1 फर्ज किया है। तो इस तरह मसावत 1 में कीमतें रखने पर यह हो जाएगा सिफर मसावी u प्लस मनफी g ज़रब t1, मसावत 1 में कीमतें रखने पर। जमा मनफी हो जाएगा, यहां पर हम इसे सॉल्व करेंगे। सिफर मसावी हो जाएगा u जमा मनफी g t1, सिफर मसावी u जमा मनफी हो जाएगा मनफी g t1। अब हम इस मनफी g t1 के टर्म को इधर साइड में लेकर आ जाएंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, तो वो मनफी से मुस्बत हो जाएगा, यानी कि GT1 की वैल्यू हो जाएगी U, जिसे हम U मसावी GT1 भी लिख सकते हैं। तो U की वैल्यू आएगी GT1। अब T1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके साथ में जो G लगा हुआ है ज़रब में, उसे दूसरी साइड लेकर आएंगे, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी U बटा G। इस तरह से हमें T1 की वैल्यू मिलेगी U और G के फॉर्म में। इसे हम नंबर 4 दे देंगे। इसी तरह यही कीमतें जो हमने मसावत नंबर 1 में रखी थी, अब हम मसावत नंबर 3 में रखेंगे। मसावत नंबर 3 है v की दूसरी मसावी u की दूसरी जमा 2as। v हो जाएगा सिफर, 2 एज इट इज रहेगा, a एज इट इज a की जगह पर आएगा मनफी g, और s जिस्म के जरिए तय किर्दा फासला होता है, जो कि इस केस में स्मॉल h है, और u को हम एज इट इज रखेंगे। तो ये वैल्यू इक्वेशन हो जाएगी सिफर की दूसरी मसावी u की दूसरी जमा 2, a की जगह पर मनफी g आ गया और s की जगह पर h आ गया। तो ये u की दूसरी मसावी हो जाएगा 2gh, ये जमा मनफी हो जाएगा मनफी 2gh के टर्म को हम दूसरे साइड में लेकर आएंगे, तो एक साइड में u की दूसरी बचेगा और दूसरे साइड में 2gh बचेगा। इस तरह से h की कीमत निकालेंगे हम। h की कीमत निकालने के लिए उसके साथ में 2g जो है उसे दूसरी साइड में लेकर आएंगे, तो वो ज़रब से तकसीम में यानी कि बटे में आ जाएगा। तो h की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर अपॉन 2g। ये h की वैल्यू निकली, इसे हम नंबर 5 दे देंगे।
अब हम पत्थर की दूसरी हरकत को कंसिडर करेंगे। जब पत्थर h बुलंदी से सतह जमीन पर आता है, जब पत्थर h बुलंदी से सतह जमीन पर आता है मतलब ये आजादाना हरकत करता है। अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो उस हरकत को आजादाना हरकत बोलते हैं, और उसमें बॉडी के ऊपर, शय के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जमीन की सुखली कशिश असर करती है। तो यहां पर आजादाना हरकत के लिए कंडीशंस है कि जिस्म की इब्तिदाई रफ्तार सिफर होती है। जब वो आखिरी पॉइंट एच के ऊपर रहेगा, वहां से ट्रैवलिंग स्टार्ट करेगा, तो ट्रैवलिंग स्टार्ट करने के टाइम पर उसकी वेलोसिटी सिफर रहेगी। फिर जैसे जैसे नीचे आएगा तो वो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इब्तिदाई रफ्तार यानी कि स्टार्टिंग की रफ्तार उसकी हम सिफर लेंगे और ए की वैल्यू लेंगे जी, क्योंकि उसके ऊपर जिस्म के अंदर जो इसरा पैदा हो रहा है वो जमीन का सुखली इसरा पैदा हो रहा है ना। बॉडी पत्थर भी जमीन के मरकज की तरफ जा रहा है और जी की सिमत भी जमीन के मरकज की तरफ होती है। तो यहां पर ए मसावी जी ही लिया जाएगा, ना कि मनफी जी लिया जाएगा। इन कीमतों को हम मसावत 2 में रखेंगे। मसावत नंबर 2 है हमारे पास S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह पर हमने H रखा, U की वैल्यू यहां पे सिफर हो गई, जरब ये सेकेंड मोशन है, दूसरी हरकत है ऊपर से नीचे आने की, तो यहां पर जो दरकार वक्त है वो T2 है, तो इसलिए UT की जगह पर आएगा सिफर जरब T2 जमा हाफ 1/2 ए की जगह पर जी और टी की जगह पर T2। तो 1/2 AT की दूसरी हो जाएगा 1/2 GT की दूसरी। यहां पर H मसावी ये वाला जो टर्म है ये पूरा सिफर हो जाएगा, सिफर जमा 1/2 GT2 की दूसरी, तो इसका मतलब H हो जाएगा 1/2 GT2 की दूसरी। तो इस तरह से H की वैल्यू 1/2 GT2 की दूसरी आएगी। अब हम इसके ऊपर से T2 की वैल्यू निकाल लेंगे। T2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? हमारे पास है H मसावी 1/2 G T2 की दूसरी, T2 की दूसरी मसावी, इसे हम राइट साइड में रहने देंगे, बाकी पूरे टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे। 1/2 लेफ्ट साइड में आएगा तो वो जरब 2 हो जाएगा, तो H जरब 2 जरब G यहां पर आकर 1/G हो जाएगा। साइड चेंज करने पर अगर जरब वाले टर्म्स है तो वो साइड चेंज करने पर या तो तकसीम में आ जाते हैं या माकूस हो जाते हैं। तो इस तरह से T2 की दूसरी की जो वैल्यू होगी वो होगी 2H/G। अब T2 की वैल्यू निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, तरफेन का जजरुल मुरब्बा लेंगे। तरफेन का जजरुल मुरब्बा यानी कि T2 स्क्वायर का मुरब्बा T2 हो जाएगा, और ये वाला जो टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट के टर्म में। तो इस तरह से T2 की वैल्यू होगी 2H/G। इसे हम मसावत नंबर 6 दे देंगे। अब मसावत 5 की कीमत मसावत 6 में रखने पर मसावत नंबर 5 आई थी हमारे पास H मसावी U की दूसरी बटे 2G। H की वैल्यू है U की दूसरी बटे 2G, ये मसावत नंबर 5 है। और मसावत नंबर 6 है T2 मसावी जजर में 2H/G। तो यहां पर जो H है मसावत नंबर 5 की मदद से उसकी वैल्यू यहां पर रख रहे हैं हम। ये हो जाएगा T2 मसावी जजर में 2 एज इट इज रहेगा, G भी एज इट इज रहेगा, H की जगह पर U की दूसरी बटे 2G आ जाएगा। और फिर इसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसे सॉल्व करने पे हमें T2 मसावी U/G मिलेगा। कैसे आएगा वो देखते हैं हम। T2 की वैल्यू है जजर 2 जरब H की जगह पर हमने U की दूसरी बटे 2G रखा था, 2H/G है, तो 2H की जगह पर U की दूसरी बटे 2G, बटे में आ जाएगा G। ये हो जाएगा रूट का टर्म 2 जरब U की दूसरी बटे 2G। अब हम नीचे अपॉन में जो G है उसे ऊपर लेकर आ जाएंगे, तो कसर में नसब नुमा से शुमार कुनिंदे में कोई टर्म आता है तो वो उसका माकूस हो जाता है, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाता है। तो G ऊपर जरब में आकर हो जाएगा 1/G।
यहां पर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, u की दूसरी जरब 1, ये हो जाएगा u स्क्वायर, और g जरब g हो जाएगा g की दूसरी। तो इस तरह से T2 की जो वैल्यू मिलेगी, u की दूसरी का जजर, दोनों टर्म जजरुल मुरब्बे में है, जजर u की दूसरी बटे जजर g की दूसरी, जजर u की दूसरी की कीमत होती है u और जजर g की दूसरी की कीमत होती है g। तो T2 की वैल्यू आएगी u बटा g। तो मसावत नंबर 7 आ गई हमारे पास, T2 मसावी u बटा g। T2 जो था वो ऊपर से नीचे आने के लिए दरकार वक्त था, T1 जो था वो नीचे से ऊपर जाने के लिए दरकार वक्त था। T2 की वैल्यू है u बटा g। हमने पहले T1 की वैल्यू निकाल रखी है, वो हम देखेंगे। T1 मसावी u बटा g, दोनों ही वैल्यू u बटा g आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि पत्थर जितना वक्त ऊपर जाने के लिए लेगा उतना ही वक्त नीचे आने के लिए लेगा, इसलिए T1 मसावी T2 हो जाएगा मसावत 4 और मसावत 7 से। इसलिए पत्थर को ऊपर जाने के लिए जितना वक्त दरकार होता है इतना ही नीचे आने के लिए दरकार होगा। तो ये था हमारा सवाल नंबर 2 का सवाल नंबर दाल। अब हम सवाल नंबर 2 के आखिरी सवाल पे यानी कि है सवाल पर पहुंचेंगे। सवाल दिया गया है, फर्ज कीजिए जी की कीमत अचानक दुगनी हो जाए तो क्या एक वजनी शय को जमीन पर खींचना दुगना मुश्किल होगा? क्यों? अगर होगा तो क्यों, और अगर नहीं होगा तो भी क्यों? जवाब लिखा है इसका यहां पर, किसी शय का वजन जमीन के जरिए उस शय पर लगाई गई कुव्वते कशिश होती है। कोई भी शय अगर उसके वजन की बात कर रहे हैं हम, तो वो जमीन के जरिए उस पर लगाई गई कुव्वत होती है, यानी कि वजन मसावी कुव्वत होगा। शय का वजन उस शय की कमियत और जमीन के सुखली कशिश की वजह से उसमें पैदा होने वाले इसरा का हासिल जरब होती है। कोई भी शय का वजन उसकी कमियत और जमीन का सुखली इसरा इसका हासिल जरब होती है। अगर जी की कीमत दुगनी हो जाए तो जमीन की कशिश कुव्वत जो उस शय पर अमल कर रही है वो भी दुगना हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर जी की कीमत बढ़ती है तो शय के ऊपर जो जमीन की कुव्वत अमल करती है वो भी ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। अब ये कुव्वत डबल होने की वजह से इसका वजन दुगना हो जाएगा और इस शय को खींचना भी दुगना मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर प्रॉपर रीजन के साथ में इसका आंसर किया गया है। 4 पॉइंट पे हमने आंसर को कवर किया है। यह था सवाल नंबर 2 का 5वां सवाल यानी कि आखिरी सवाल। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 है, जमीन के मरकज पर जी की कीमत 0 होती है, इसके मुतालिक वजाहत कीजिए। यह है सवाल, वो जमीन के मरकज पर जी की कीमत 0 होती है, इसके मुतालिक वजाहत कीजिए। पॉइंट वाइज यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहला पॉइंट, सतह जमीन पर मौजूद किसी जिस्म में सुखली इसरा को झैल के मुताबिक लिखा जाता है। सुखली इसरा का जाब्ता जी मसावी GM अपॉन R की दूसरी होता है। जिसकी कीमत 0 है, हम उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। जी की कीमत 0 होती है, जी का जो फार्मूला होता है वो GM अपॉन R स्क्वायर होता है। इसके अंदर R जमीन का निस्फ उतर है, M जमीन की कमियत है, G कायनाती मुस्तकिल है, कैपिटल G कायनाती मुस्तकिल है। जैसे जैसे हम जमीन के अंदर जाते हैं जमीन का निस्फ उतर कम होता जाता है और जमीन के मरकज पर वो 0 हो जाता है। ऑब्वियसली जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो जमीन का निस्फ उतर कम होता जाएगा और जमीन के सेंटर पे अगर कभी चले गए तो सेंटर का कोई डिस्टेंस नहीं होता, इसलिए निस्फ उतर 0 हो जाएगा। इसी तरह जमीन में जैसे जैसे गहराई की जानिब जाए वैसे वैसे उस मखसूस मुकाम पर जमीन की कमियत भी कम होती जाती है और जमीन की सुखली कुव्वत भी कम होती जाती है। जैसे जैसे हम जमीन के अंदर जाते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जमीन के अंदर उसकी कमियत कम हो जाएगी और अंदर जाएंगे जमीन की कमियत कम हो जाएगी, साथ ही जमीन की सुखली कुव्वत भी कम होती जाती है। इसीलिए जमीन के निस्फ उतर कैपिटल R और जमीन की कमियत कैपिटल M के मजमुई असर से जी की कीमत जमीन के मरकज पर 0 होती है। इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट 4 पॉइंट्स में क्वेश्चन के आंसर को हम कवर करेंगे। सवाल नंबर 3 हुआ हमारा। आइए सवाल नंबर 4 की जानिब पढ़ते हैं।
सवाल नंबर 4, एक सितारे से r फासले पर वाक़े सैयारे की गर्दिश को दरकार वक्त t है। एक सितारा है जो सैयारे से r फासले पर वाक़े है। r फासले पर वाक़े होने पर इसका जो एक चक्कर मुकम्मिल करने के लिए, एक गर्दिश मुकम्मिल करने के लिए जो वक्त है वो कैपिटल T है। साबित कीजिए कि अगर वही सैयारा 2r फासले पर हो तो इसकी गर्दिश के लिए दरकार वक्त जज़र 8t होगा। अगर कभी फासला बढ़ जाता है, इसका r से 2r हो जाता है, यानी कि एग्जैक्ट दुगना हो जाता है, तो इसका जो दरकार वक्त होगा एक गर्दिश को मुकम्मिल करने के लिए वो पुराने वक्त के यानी कि t के जज़र 8 गुना होगा, जज़र 8t होगा। यह हमें साबित करना है। जैसे हमें कहा गया है वैसे ही जवाब में फर्ज करें सैयारे का सितारे से फासला मसावी 2r होने पर उसका वक्त दौरा यानी गर्दिश के लिए दरकार वक्त t डैश होगा। सो हम जो बोला गया है उसे एज इट इज रख रहे हैं हम, और जो नहीं बोला गया है हमें मतलब नया दरकार वक्त उसे t डैश ले रहे हैं हम। t डैश की वैल्यू जज़र 8t है, यह हमें प्रूव करना है। फर्ज करें सैयारे का सितारे से फासला 2r होने पर उसका वक्त दौरा यानी कि गर्दिश के लिए दरकार वक्त t डैश है। एक गर्दिश मुकम्मिल करने के लिए जो वक्त होता है उसे सैयारे का वक्त दौरा कहते हैं। ये t डैश हो जाएगा कब? जब फासला r से 2r हो जाएगा। नए फासले को हम r डैश से जाहिर कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 2r के मसावी है। नाउ अब दोनों सिचुएशंस के ऊपर हम केपलर का तीसरा कानून अप्लाई करेंगे। केपलर के तीसरे कानून के मुताबिक सैयारे को गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा रास्त तनासुब में होता है सैयारे का सितारे से औसत फासले के मुकब के। तो इसलिए पहली कंडीशन में टी स्क्वायर रास्त तनासुब में होगा आर क्यूब के। इसे हम मसावत के फॉर्म में लिखेंगे टी स्क्वायर मसावी के आर क्यूब, और इसे मसावत नंबर 1 दे देंगे। उसी तरह दूसरे केस में जब फासला r से r डैश हो जा रहा है और वक्त दौरा t से t डैश हो जा रहा है, तो t डैश का मुरब्बा रास्त तनासुब में होगा r डैश के मुकब के, यानी कि t डैश का मुरब्बा मसावी होगा के r डैश के मुकब के। इसे हम मसावत नंबर 2 दे देंगे। अब हम मसावत 1 को 2 से तकसीम करेंगे। मसावत 1 को 2 से तकसीम करने पर तो मसावत 1 के और मसावत 2 के लेफ्ट हैंड साइड के टर्म अपॉन में आ जाएंगे, और मसावत 1 के और मसावत 2 के राइट हैंड साइड के टर्म अपॉन में आ जाएंगे। तो मसावत 1 थी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर क्यूब, टी स्क्वायर मसावत 2 उसमें से टी डैश स्क्वायर, ये आ गया इस तरह से। ये इस तरह क्यों हो रहा है? क्योंकि हम मसावत 1 को 2 से तकसीम कर रहे हैं। तो टी स्क्वायर का टर्म ऊपर रहेगा, टी डैश स्क्वायर का टर्म नीचे रहेगा। ये मसावी हो जाएगा आरएचएस वाले टर्म, मसावत 1 का आरएचएस का टर्म और मसावत 2 का आरएचएस का टर्म। यहां पर के और के कैंसिल हो जाएगा, तो टी स्क्वायर अपॉन टी डैश स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आर क्यूब अपॉन आर डैश स्क्वायर। लेकिन आर डैश की वैल्यू हमें दी गई है, बोला गया है कि फासला r से 2r हो रहा है, तो आर डैश की वैल्यू 2r रखेंगे इसके अंदर हम। टी स्क्वायर अपॉन टी डैश स्क्वायर मसावी आर क्यूब अपॉन आर डैश की जगह पर हमने 2r रखा, तो 2r का क्यूब। नाउ ये वैल्यू ये साइड एज इट इज रहेगा, मसावी आर क्यूब एज इट इज है, 2r इस पूरे टर्म का मुकब लेंगे हम। 2 का मुकब यानी कि 2 की कुव्वत तीसरी होता है 8, r का मुकब यानी कि r की कुव्वत तीसरी। तो इस तरह से ये हो जाएगा 8r क्यूब, नीचे वाला टर्म जो हमने पुटिंग की थी। यहां पर से फिर r क्यूब और r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा टी स्क्वायर अपॉन टी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8। इस तरह से ये बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। टी स्क्वायर को 8 से जरब देंगे, टी स्क्वायर जरब 8 मसावी
एक ज़रब टी डैश स्क्वायर, किसी भी चीज को एक से ज़रब करने पर वो एज इट इज रहती है, तो ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा टी डैश स्क्वायर। अब हमें टी डैश की वैल्यू निकालना है, तो हम तरफेन का जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे। टी डैश स्क्वायर का जज़रुल मुरब्बा टी डैश, बाकी के जो लेफ्ट साइड के टर्म है वो ज़रब में है, तो इंडिविजुअल टर्म का जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे हम। टी स्क्वायर का जज़रुल मुरब्बा टी, 8 का जज़रुल मुरब्बा नहीं होता है, 8 कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, तो उसे हम जज़र में रखेंगे। तो इस तरह जज़र 8, तो टी डैश मसावी हो जाएगा जज़र 8 ज़रब टी, यानी कि 2r का फासला होने पर जो वक्त दौरा की कीमत है वो पुराने वक्त दौरा के जज़र 8 गुना हो जाएगी। लिहाजा 2r फासले पर वाक़े सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त जज़र 8t होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये था हमारा सवाल नंबर 4। इसके बाद का जो सवाल है सवाल नंबर 5, ये मिसालें हल कीजिए है, पूरे न्यूमेरिकल्स है इसके अंदर। इस सवाल को हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।